तो देखो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन या कंबाइनिंग प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। स्टेटमेंट आपके सामने लिखता हूं, फिर लॉ इलैबोरेट करता हूं, एंड ये जो लॉज है ये ह्यूमन एक्सपीरियंस पे है। डे टू डे लाइफ में हम लोगों ने ये देखा है, एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करके साइंटिस्ट लोगों ने ये लॉ पुटअप किया है। तो हम लोगों को बायोलॉजी जैसा साइंटिस्ट का नाम याद नहीं रखना पड़ता, लेकिन स्टेटमेंट एंड लॉ का एप्लीकेशन तो याद रखना पड़ेगा। तो ये जो है ये लॉज ऑलरेडी प्रूवन है, तो स्टेटमेंट कहां से आया ये बात हम लोगों के लिए निग्लिजिबल है। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके ही स्टेटमेंट आया है। हम लोगों ने के पहले जो साइंटिस्ट लोग या केमिस्ट थे उन लोगों ने तो ये स्टडी किया है। सो वी आर ऑलरेडी हैविंग द स्टेटमेंट, उसका मीनिंग या इंटरप्रिटेशन हम लोगों को पता हो, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, हम लोगों को अब एक्सपेरिमेंट करने की जरूरी नहीं है प्रूफ के लिए, क्योंकि एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, इन लॉज के प्रूफ भी मिल चुके हैं। ठीक है, सो जस्ट वी हैव टू स्टडी द स्टेटमेंट एंड वी शुड नो एप्लीकेशन ऑफ द स्टेटमेंट और लॉ। तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है जरा ध्यान से सुनो। इट इज सिमिलर टू मल्टीपल प्रोपोर्शन बट थोड़ा सा अलग है। देखो जरा, रेफरेंस से जो स्टेटमेंट आया वो लिखता हूं मैं, रेफरेंस से। मेरा स्टेटमेंट एनसीईआरटी बुक से थोड़ा अलग होगा बिकॉज आई एम यूजिंग अ रेफरेंस। तो आपको एनसीईआरटी बुक का स्टेटमेंट, आपके स्टेट बोर्ड के बुक का स्टेटमेंट याद होना चाहिए। अब देखो, स्टेट बोर्ड के बुक में ना इसके बारे में कुछ बताया है ना कुछ दिया है। देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे ही स्टॉप हो चुके हैं वो। इसमें जो है ना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड डायरेक्ट गे-लुसाक्स लॉ है। ये जो दिख रहा है ना साइंटिस्ट का फोटो, इधर आपको लेफ्ट साइड को दिखाई देगा वो फोटो, वो गे-लुसाक्स लॉ है। तो गे-लुसाक्स लॉ के बाद ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मेरा हाथ जिधर है उधर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है एंड डायरेक्ट गे-लुसाक्स लॉ है। बीच में ये दिया ही नहीं है स्टेट बोर्ड के बुक में, तो इस बुक में आपको ये लॉ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको लाना ही पड़ेगा व्हाट, एनसीईआरटी बुक। तो मेरा स्टेटमेंट रेफरेंस से आया तो थोड़ा अलग हो सकता है। आप लोग एनसीईआरटी बुक का स्टेटमेंट देख लो। क्या स्टेट करता है लॉ? इट स्टेट्स दैट if two elements A and B combine with a fixed mass of element C to form two compounds. कौन से? टू कंपाउंड्स। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के टाइप में लिख के देता हूँ। लेट्स से ए का कॉम्बिनेशन होके सी के साथ AC बना एंड बी का कॉम्बिनेशन होके BC बना। ये दो कंपाउंड्स, लेट्स से AC एंड BC। देन रेशियो ऑफ masses of A and B, A के masses का एंड B के masses का रेशियो इन these compounds, इन कंपाउंड्स में AC एंड BC में A एंड B के मासेस का C के फिक्स मास के साथ कॉम्बिनेशन हुआ था ना। A एंड B के मासेस का C के फिक्स मास के साथ कॉम्बिनेशन होके AC एंड BC बना था। तो C के फिक्स मास के साथ AC एंड BC बनते वक्त A एंड B के जितने मासेस, जो भी मासेस कंबाइन हुए हैं C के फिक्स मास के साथ, A एंड B के जो भी मासेस कंबाइन हुए हैं, A एंड B के जो भी मासेस कंबाइन हुए हैं, वो मासेस यानी कि A एंड B के मासेस इन दिस कंपाउंड AC एंड BC, इनका रेशियो सेम आता है और सिंपल मल्टीपल आता है। किसके? सिंपल मल्टीपल आता है किसके? उस रेशियो के ऑफ
ratio when they combine with each other। तो लॉ एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल करता हूँ। ट्रायंगल के बेस पे मैं बी को पुटअप करूंगा, ए को पुटअप करूंगा। क्यों? ए एंड बी आर रिएक्टिंग विथ सेम मास ऑफ सी। यस और नो? समझ में आ रहा है? ए एंड बी फिक्स मास ऑफ सी के साथ रिएक्ट होके ए सी एंड बी सी बना रहे हैं। समझ में आया? सी का मास फिक्स है ना, इसलिए सी इज माई एपेक्स। सी को मैंने ऊपर रख दिया, सी का मास फिक्स है। इस फिक्स मास के साथ ए का जितना मास कंबाइन होके ए सी बना रहा है, बी का जितना मास कंबाइन होके बी सी बना रहा है। सपोज ए का एक्स इतना मास कंबाइन हुआ, बी का वाई इतना मास कंबाइन हुआ। सी तो फिक्स है, जेड सी तो समझ लो फिक्स है, जेड तो सी के जेड इतने मास के साथ ए का एक्स कंबाइन होके ए सी बना, बी का वाई कंबाइन होके क्या बना, बी सी बना। एंड ये मासेस है ए एंड बी के ए सी एंड बी सी में। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे एंड ए बी बनाएंगे, तब उनके मास का रेशियो एंड यहाँ पे आने वाले मास का रेशियो सेम आना चाहिए। तो लॉ क्या बताता है? एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखता हूं मैं। अब एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखता हूं मैं। अब क्या बताता है कि सी के फिक्स मास के साथ जब ए कंबाइन होके ए सी बनाता है, कितना ए, यहाँ पे मैंने एक्स दिखा दिया है। बी कंबाइन होके बी सी बनाता है, यहाँ पे बी का अमाउंट वाई लिखा है। तो ए सी एंड बी सी बनते वक्त ए के एंड बी के मास का रेशियो जो है वो ए एंड बी कंबाइन होके ए बी बनते वक्त जो ए एंड बी के मास का रेशियो होगा उस मास के साथ इक्वल होगा, या ये रेशियो ए एंड बी के मास का ए बी के कॉम्बिनेशन के वक्त ए एंड बी के मास का जो रेशियो है उसके मल्टीपल में होगा। समझ में आया लॉ? लॉ समझ में आया सबको? गाइस डिड यू गेट द लॉ? आई एम आस्किंग एवरीवन। गाइस लॉ समझ में आया सबको? दिशा, गौरव, आर्य, समझ में आया कुछ? यस सर। आई एम आस्किंग एवरीवन, कुछ समझ में आया? यस सर। करना है? वैभवी, वैभवी समझा? शाम्भी समझा? सानिका समझा? यस सर। सबको समझ में आया? संस्कृति कुछ समझा? सर। यस तो सर। अब जरा ध्यान दो। अब जरा ध्यान दो, एक्सप्लेनेशन के वक्त मैं क्या लिखता हूं? डायरेक्ट लिखता हूं देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लॉ क्या, मास ऑफ ए इन AC अपॉन मास ऑफ बी व्हाइल फॉर्मिंग BC। यानी कि सी के सेम अमाउंट के साथ ए जितना कंबाइन होके AC बना रहा है एंड सी के सेम अमाउंट के साथ बी जितना कंबाइन होके BC बना रहा है, वो मासेस ए एंड बी के इज इक्वल टू मास ऑफ ए इन AB अपॉन मास ऑफ बी इन AB, mass of A in AB and mass of B in AB, करेक्ट? यानी कि क्या, मास ऑफ A in AC and B in BC, ये जो मास है वो x/y था, तो ये मास का रेशियो n टाइम्स, यानी कि मल्टीपल इसके, इस रेशियो के, मास ऑफ A in AB अपॉन मास ऑफ B in AB, इस रेशियो के मल्टीपल आएगा, या n इज इक्वल टू 1 आ गया, n इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये रेशियो जो है मास ऑफ A एंड B का इन AC एंड BC, इस रेशियो के साथ ये मास ऑफ A एंड B इन AB इक्वल भी हो सकता है या मल्टीपल भी हो सकता है, ऐसा लॉ का कहना है। तो आपको देखना है जब A एंड B सेम मास ऑफ C के साथ कंबाइन होके दो कंपाउंड बनाते हैं तो तब उनके मासेस का रेशियो, एंड A एंड B जब आपस में कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाते हैं उस टाइम उनके मासेस का रेशियो, ये रेशियो सेम है कि एक दूसरे के मल्टीपल में है, ये देखना है। अगर सेम होंगे या मल्टीपल होंगे तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज वैलिड। समझ में आया सबको? लॉ का मीनिंग समझ में आया सबको?
लॉ का Yes, मतलब sir. सबको, यस सबको समझा लॉ का मतलब? तो लॉ का मतलब अगर समझ में आया हो तो कर लो स्क्रीनशॉट, चलो एग्जांपल देखते हैं, कर लो स्क्रीनशॉट, चलो एग्जांपल देखते हैं। कर लिया स्क्रीनशॉट गाइस, फटाफट। यस सर। सबने कर लिया स्क्रीनशॉट? आई एम आस्किंग एवरीवन, सबने कर लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. हो गया स्क्रीनशॉट? यस और नो? यस सर। अब रब कर दूं मैं? हाँ सर। ओके, तो अब जरा अनदर स्टेटमेंट देखते हैं लॉ का, लॉ का अनदर स्टेटमेंट देखते हैं, फिर एग्जांपल देखते हैं, फिर एग्जांपल देखते हैं। वुड यू लाइक मी टू टेल अनदर स्टेटमेंट गाइस? शैल आई गिव यू अनदर स्टेटमेंट कि एक ही काफी है? गाइस दूसरा स्टेटमेंट दे दूं लॉ का? Yes, sir. चाहिए सबको? दूसरा अल्टरनेटिव स्टेटमेंट दे दूं? आर यू रेडी गाइस? ये स्टेटमेंट Yes, समझ में आया ना एक? तो दूसरा दे दूं क्या अल्टरनेटिव स्टेटमेंट? Yes, sir. तो अब देखो क्या लिख रहा हूं, अल्टरनेट स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूं। अल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या है? इफ टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट आपके पास है, इफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी कंबाइन विथ, ए एंड बी कंबाइन विथ क्या? अनदर एलिमेंट सी, अनदर एलिमेंट सी, another element C, then they will combine with one another, then they will combine with one another. कैसे? They will combine with one another in the same ratio, in the same ratio or in multiple or sub multiple of ratio in which they सब मल्टीपल ऑफ रेशियो, किसका? मासेस का रेशियो, सब मल्टीपल ऑफ रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे कंबाइन विद कांस्टेंट मास ऑफ सी। इसका मतलब समझाता हूं, ए एंड बी सी ऐसे थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन होके कंपाउंड बना रहे हैं, ए एंड बी सी के साथ कंबाइन होके जब कंपाउंड बनाएंगे तो ए एंड बी के मासेस का कॉम्बिनेशन होके, ए एंड बी का कॉम्बिनेशन होके जो कंपाउंड बनेगा उस टाइम ए एंड बी के मास का रेशियो जो है वो खुद अपने आप में कंबाइन होके जब कंपाउंड बना रहे हैं तो उनके मासेस का जो रेशियो है वो रेशियो सेम होगा या मल्टीपल होगा या सब मल्टीपल होगा? किसके? किसके? उस रेशियो के जब वो किसके साथ कंबाइन करेंगे? सी के साथ कंबाइन करेंगे, तब उनके जो मासेस होते हैं, उन मास का रेशियो ए एंड बी खुद अपने आप में कंबाइन होते हैं, उनके मासेस का जो रेशियो है उसके साथ सेम होगा या मल्टीपल होगा। मतलब जो मैंने समझाया, मास ऑफ ए इन ए सी अपॉन मास ऑफ बी इन बी सी, ए का मास ए सी बनते वक्त, बी का मास बी सी बनते वक्त, वो जो मासेस का रेशियो है वो रेशियो ए एंड बी के मास के रेशियो से इक्वल या मल्टीपल होगा। कब? जब ए एंड बी खुद में कंबाइन होंगे। समझ में आया?
जो मैंने इधर एक्सप्लेनेशन लिखा था वही यहाँ पे एप्लीकेबल है। यू कैन मेमोराइज दिस स्टेटमेंट ऑल्सो। तो ये इजी लगे तो ये, पहला इजी लगे तो पहला। स्टेटमेंट समझ में आया? स्टेटमेंट समझ में आया सबको? ये लाइन इंपॉर्टेंट है। They will combine with one another in the same ratio. A and B combine with one another in the same ratio or in multiple. किसके? किसके multiple? Of the ratio of mass when they combine with constant mass of C. जब वो C के constant mass के साथ combine हो रहे होते हैं A and B, तब उनके masses का ratio, and जब वो खुद एक दूसरे में combine होंगे तब उनके masses का ratio same या multiple ही आएगा। ऐसा इस लॉ का मीनिंग है। समझ में आया सबको? गाइस सबको समझा? आई एम आस्किंग एवरीवन। गौरव समझ में आया? गौरव, हर्ष, करण, तनय समझ में आया? यस सर। करण समझ में आया? सार्थक समझ में आया? यस सर। श्रेयस समझ में आया? वैभवी, सानिका? यस सर। संस्कृति? चलो फिर ये समझ में आया तो एक्सप्लेनेशन ले ले क्या, या एग्जाम्पल ले ले क्या? चलो एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल वैसे तो सिंपल एग्जाम्पल है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, तो देखते हैं कितना समझ में आता है। देखो, अमोनिया ले लो। अमोनिया कंटेन्स, थोड़ा परसेंटेज दिया है, 82.35% नाइट्रोजन, इतना नाइट्रोजन है, एंड 17.16%, 65% क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है। वाटर में क्या है? वाटर कंटेन्स 88.89% ऑक्सीजन, एंड बचा हुआ क्या है? 11.11 होगा या 11.10 होगा। ठीक है, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। करेक्ट। सो हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, मतलब ये नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन के साथ एंड ये ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन के साथ ही कंबाइन हो रहा है। तो अब ये एक दूसरे में कंबाइन होके ऑक्साइड बनेगा। तो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जब बनेगा तो उसमें क्या क्या होगा? नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का कंपाउंड है, जिसका फॉर्मूला N2O3 है। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कंटेन्स 63.15% ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए रे। यस, एंड 36.85% ऑफ नाइट्रोजन। ये सब बाय मास है, ये सब परसेंटेज बाय मास है। तो which law is illustrated by given data? ये कहा है। तो अब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते वक्त नाइट्रोजन का परसेंटेज जितना है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते वक्त ही ऑक्सीजन का परसेंटेज जितना है। तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते वक्त नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के परसेंटेज का रेशियो ले लो। खुद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे में कंबाइन होके इतने परसेंट में कंबाइन होके N2O3 बना रहे हैं। तो इस टाइम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के मास का रेशियो ले लो। यहाँ पे आने वाला नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास रेशियो व्हेन दे कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया एंड वाटर रिस्पेक्टिवली। इस वक्त अमोनिया एंड वाटर बनाते वक्त नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन हुआ। तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते वक्त नाइट्रोजन का जो है एंड ऑक्सीजन का जो मास है उनका रेशियो इस टाइम इन दो कंपाउंड्स में वो ले लो। एंड यहाँ पे N2O3 में तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन खुद ही कंबाइन हो रहे हैं, तो उस टाइम उनके मास का रेशियो ले लो। यहाँ पे आने वाला रेशियो एंड यहाँ पे आने वाला रेशियो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास का सेम होना चाहिए या मल्टीपल होना चाहिए, तब जाके लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड होगा। समझ में आया क्या करना है? समझ में आया क्या करना है? एटलीस्ट गिवन तो बोलो। अब सॉल्व करते वक्त गिवन तो बोलो गाइस, गिवन बोलो।
क्या है गिवन, देखो NH3 माने कि क्या, अमोनिया। क्या है अमोनिया में, फटाफट बोलो, आर यू देयर, क्या है अमोनिया में, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना, नाइट्रोजन का कितना 82.35, हाइड्रोजन का कितना 17.65, यस इतना। तो परसेंटेज का मतलब ही मास है ना, दैट इज आउट ऑफ 100 ग्राम अमोनिया, परसेंटेज मतलब 100 ग्राम अमोनिया में से 82.3 ग्राम नाइट्रोजन है एंड 17.6 ग्राम हाइड्रोजन है। यही समझ में आता है ना, यही समझ में आता है ना फ्रॉम परसेंटेजेस, यस और नो, व्हाटएवर आई हैव रिटन इज करेक्ट और नॉट, फटाफट बोलो। यस सर। सबको समझा ये जो लिखा मैंने, या किसी को डाउट है इसमें, एनीवन हैज डाउट इन दिस, एनीवन हैज डाउट इन दिस, नो सर। सबको समझा ये, सबको समझा ये, सबको समझा ये, यस सर। यस सर। सबको ये समझ में आया होगा, सबको ये समझ में आया होगा। तो हम लोग ऐसा ही इंटरप्रिटेशन किसके लिए करेंगे, वाटर के लिए, जितना परसेंट ऑक्सीजन का है, जितना परसेंट हाइड्रोजन का है, उतने उनके मासेस है आउट ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर। समझ में आया, तो ये स्क्रीनशॉट कर लो फटाक से, ये स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया सबका, आई होप ये सबको समझ में आया है, आई होप ये सबको समझ में आया है। यस सर। ओके, सबको समझाना, ये कर लो स्क्रीनशॉट। हो गया स्क्रीनशॉट, फटाफट हो गया स्क्रीनशॉट, रब कर देता हूं मैं, रब कर देता हूं। तो अब आपको जरा ध्यान से आगे का पार्ट सॉल्व करना है, क्यों, क्योंकि आगे का पार्ट सॉल्व करना थोड़ा इजी है, लेकिन ध्यान नहीं दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे हाइड्रोजन का जितना मास दिया है उसके लिए कितना है, उसके लिए कितना क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन चाहिए होता है अमोनिया फॉर्मेशन के वक्त। देयरफॉर टू फॉर्म 100 ग्राम अमोनिया, क्या कितना, फटाफट बोलो, हाइड्रोजन कितना है 17.6 ग्राम हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन होता है, बोलो फटाफट, सर नाइट्रोजन के साथ। किसके साथ, लेकिन कितना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बोलो ना 82.35 ग्राम नाइट्रोजन। तो ये रिलेशन है इसके मास का इसके मास के साथ। तो अगर 17.65 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करने की जगह पे फिक्स कर देते अमाउंट हाइड्रोजन की 1 ग्राम, तो उसके लिए कितना नाइट्रोजन लगता टू फॉर्म अमोनिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे। देयरफॉर फॉर 1 ग्राम हाइड्रोजन कितना लगेगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन इंटू 82.3 ग्राम नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय क्या 17.65 ग्राम, क्या हाइड्रोजन, ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कैंसिल, कितना आएगा 17 5 85 होता है, 17 5 85 होता है, तो यहाँ पे तो 82 है, तो आंसर 5 से थोड़ा कम आएगा, आंसर आएगा 4.67 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो मैंने 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना नाइट्रोजन लगता, ये नाइट्रोजन का मास 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए फिक्स कर दिया। समझ में आया, समझ में आया, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए नाइट्रोजन कितना लगता, ये मास मैंने फिक्स कर दिया। ऐसा ही मैं करूंगा हाइड्रोजन के 1 ग्राम के लिए ऑक्सीजन का मास फिक्स करूंगा फॉर वाटर। समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन के 1 ग्राम के लिए ऑक्सीजन का मास फिक्स करूंगा इन वाटर। समझ में आ रहा है, कुछ समझा मैंने 1 ग्राम क्यों किया, क्योंकि दोनों केसेस में वाटर एंड अमोनिया के केसेस में हाइड्रोजन के डिफरेंट मासेस है ना, हाइड्रोजन के डिफरेंट मासेस है ना, परसेंटेज डिफरेंट मतलब मासेस डिफरेंट ना, आर यू गेटिंग मी, यस सर। परसेंटेजेस डिफरेंट मतलब मासेस डिफरेंट है ना। तो मुझे तो जो एलिमेंट हाइड्रोजन है इसका मास फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि अमोनिया बनते वक्त नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, वाटर बनते वक्त हाइड्रोजन के साथ ही लेकिन ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है,
तो ये फिक्स एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन, तो इसका मास भी फिक्स करना पड़ेगा ना। फिक्स एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन, तो इसका मास भी फिक्स करना पड़ेगा ना। यस और नो? इसके फिक्स मास के साथ कितना नाइट्रोजन एंड इसी के फिक्स मास के साथ कितना ऑक्सीजन, ये निकालना पड़ेगा ना। तो इसका मास फिक्स करना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? आर यू गेटिंग मी? येस सर. अरे समजतंय का? बघा, माझ्याकडे काय आहे? अमोनिया आणि वॉटर. अमोनियामध्ये नायट्रोजन रिॲक्ट होतोय हायड्रोजन बरोबर, वॉटर फॉर्म होतं ना हायड्रोजन बरोबरच, पण ऑक्सिजन रिॲक्ट होतोय. सो हायड्रोजन इज फिक्स, हायड्रोजन फिक्स आहे. नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन दोन रिॲक्ट होऊन दोन वेगळे कंपाऊंड बनतात. मग नायट्रोजन बरोबर हायड्रोजन किती कंबाईन होतो? एवढा. कधी? अमोनिया फॉर्म होताना. आणि ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन होताना आणि वॉटर फॉर्म होताना हायड्रोजनचं पर्सेंटेज वेगळं आहे ना. कळतंय का? इथे हायड्रोजनची अमाऊंट वेगळी आहे आणि वॉटर बनताना हायड्रोजनची अमाऊंट वेगळी आहे. हा जो फिक्स एलिमेंट आहे हायड्रोजन, याच्या बरोबर याच्या सेम मास बरोबर वेगवेगळे जे एलिमेंट कंबाईन होतात ते नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन, तर याचं मास फिक्स करावं लागेल ना, कारण हा एलिमेंट फिक्स आहे. मग याचं मास फिक्स असावं लागेल ना. याच्या फिक्स मास बरोबर किती नायट्रोजन आणि ऑक्सिजन कंबाईन होतात ते त्यांचा रेशो घ्यायचा आहे ना. याचं मास फिक्स पाहिजे की नहीं अकॉर्डिंग टू लॉ? समझते का? सो इसका ये जो एलिमेंट फिक्स है इसका मास भी फिक्स करना पड़ेगा एट 1 ग्राम. समझ में आया कुछ? संस्कृति समझा, सानिका समझा, वैभवी समझा? यस सर. तो अब वाटर के लिए देखते हैं. इन वाटर क्या दिया है? फटाफट बोलो. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया? 88.90 कहा है उन्होंने. ठीक है. परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया? 11.10 कहा है उन्होंने. इसका मतलब क्या है? आउट ऑफ 100 ग्राम सैंपल ऑफ वाटर इतना परसेंट ऑक्सीजन, मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन कितना? इतना परसेंट ऑक्सीजन मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन कितना रहे? जितना परसेंट होता है उतना ही आउट ऑफ 100 ग्राम मास होता है. तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना? 88.9 ग्राम. हाइड्रोजन का मास कितना? 11.1. 11.10 ग्राम. ये जो लिखा मैंने करेक्ट लिखा? वट एवर आई हैव रिटन इज करेक्ट और नॉट? ये जो वाटर के लिए लिखा मैंने परसेंटेजेस के अकॉर्डिंग मासेस, ये करेक्ट लिखा? परसेंटेज के अकॉर्डिंग मासेस ये करेक्ट लिखा? यस आया ना? तो अब देखो यहाँ पे 17.16 ग्राम हाइड्रोजन, 65 ग्राम हाइड्रोजन था. यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 11.10. तो दोनों केसेस में हाइड्रोजन इस सेम एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंबाइन हो रहे थे, लेकिन दोनों केसेस में हाइड्रोजन के मासेस सेम थे कि डिफरेंट? इन दोनों केसेस में हाइड्रोजन के मासेस सेम है कि डिफरेंट? इन फॉर्मिंग NH3 एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर हाइड्रोजन के अलग अलग मासेस है कि सेम मासेस है? सर अलग अलग है. इसीलिए तो हम लोगों ने 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए निकाला. अब 11.10 ग्राम हाइड्रोजन के लिए इतना ऑक्सीजन चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितना ऑक्सीजन की अमाउंट भी 1 ग्राम के लिए निकालेंगे. समझ में आ रहा है? जैसे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितना नाइट्रोजन, वैसे ही 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा, यही निकालेंगे. अब समझ में आ रहा है? तो देखो क्या पुटअप करता हूं. देयरफॉर टू फॉर्म वाटर कितना? 100 ग्राम 11.10 ग्राम हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइंस? 88.90 ग्राम ऑक्सीजन. तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना लगेगा? 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा ये भी निकालेंगे. जैसे 1 ग्राम के लिए निकाला, जैसे 1 ग्राम के लिए नाइट्रोजन निकाला, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन भी निकालेंगे. देयरफॉर 1 ग्राम हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 ग्राम हाइड्रोजन इंटू 88.90 ग्राम क्या ऑक्सीजन अपॉन 11.10 ग्राम हाइड्रोजन. ये कैंसल. आंसर कितना आएगा? सर 8.01. 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए. भाई मेरे, तेरे पास बुक है? जिसके पास बुक है वो आंसर ना करे. 8.01 ग्राम ऑक्सीजन इतना आएगा. करेक्ट. फ्रैक्शन हम लोग ओमिट कर देंगे. एक्चुअल 8.01 से थोड़ा ज्यादा फ्रैक्शन आएगा. 8.01 के लिए से थोड़ा ज्यादा फ्रैक्शन आएगा. कितना फ्रैक्शन आएगा? इफ यू केयरफुली लुक तो आपको थोड़ा सा ज्यादा फैक्टर मिलेगा. हम लोग 2 डेसिमल पॉइंट के लिए क्यों ले रहे हैं?
क्योंकि 2 डेसिमल पॉइंट के लिए क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को कैलकुलेशन करना इजी हो जाए। एक्चुअल आता है मत 88.009 88.009 हम लोगों ने अप्रोक्सीमेट करके इसको 88.01 कर दिया। एक्चुअली ये 88.009 है। कितना है? 8.009 है। 8.009 है। हम लोग अप्रोक्सीमेशन करके इसको 2 डेसिमल पॉइंट तक लाए। इसका भी वैल्यू 3-4 डेसिमल पॉइंट तक जाता है। हम लोग अप्रोक्सीमेट करके इसको 2 डेसिमल पॉइंट तक लाए। तो अब नाइट्रोजन का मास व्हाइल फॉर्मिंग अमोनिया एंड ऑक्सीजन का मास व्हाइल फॉर्मिंग वाटर कंबाइनिंग विद सेम मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? सेम मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन का मास इतना है, ऑक्सीजन का मास इतना है, तो मासेस का रेशियो ले लेते हैं। देयरफॉर विद सेम मास ऑफ हाइड्रोजन क्या रेशियो ऑफ masses of क्या रेशियो ऑफ masses ऑफ ऑक्सीजन टू नाइट्रोजन। मास ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो क्या हो रहा है? कंबाइन टू फॉर्म क्या वाटर एंड NH3। वाटर एंड NH3 बनाते वक्त ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की जो मासेस सेम मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं उनका रेशियो क्या है? 8.01 अपॉन 4.67। कितना आएगा रे रेशियो? रुको जरा, 8.01 डिवाइडेड बाय 4.67 कितना आएगा? 1.715। ये रेशियो आएगा 1:2 या फिर 1.715:1। ये ऐसा रेशियो आएगा। तो ये रेशियो 1.715:1 आया है। ये नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास का रेशियो है व्हाइल फॉर्मिंग NH3 एंड वाटर। यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का वो मास जो हाइड्रोजन के सेम मास के साथ कंबाइन हो रहा है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का वो मास जो हाइड्रोजन के सेम मास के साथ कंबाइन हो रहा है, उन मासेस का रेशियो है। ये समझ में आया सबको? ये जो लिखा है सामने, ये जो सामने लिखा है, समझ में आया? मैंने पहले 1 ग्राम के लिए कितना नाइट्रोजन एंड 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन ये निकाला। फिर हाइड्रोजन की मास जो अमाउंट है, मास 1 ग्राम फिक्स करके कितना नाइट्रोजन ऑक्सीजन निकाला, और उन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मासेस का रेशियो जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ कंबाइन हो रहे हैं, उन मासेस का, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के उन मासेस का रेशियो ले लिया। ये रेशियो इतना आया है। समझा ये सबको? क्या किया मैंने? यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर 1 ग्राम नाइट्रोजन एंड 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना? 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 1 ग्राम हाइड्रोजन। NH3 बनते वक्त 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना नाइट्रोजन? वाटर बनते वक्त 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन? ये 1 ग्राम के लिए मैंने ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के मासेस निकाले, फिर उनका रेशियो लिया। ये रेशियो इतना आया है। अब N2O3 बनते वक्त नाइट्रोजन ऑक्सीजन जितने कंबाइन होंगे उनके मासेस का रेशियो इस रेशियो के साथ मिलना चाहिए या मल्टीपल में आना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट करो, फटाक से स्क्रीनशॉट करो। चलो कर लो स्क्रीनशॉट गाइस, फटाक से कर लो। हो गया? हो गए सर। रब कर दूं? जरा ध्यान दो, अब जरा ध्यान दो। अब आपको N2O3 कंसिडर करना है। N2O3 में तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन खुद है, तो जरा ध्यान दो N2O3 में क्या क्या है परसेंटेज, जरा देखा कि नहीं देखा? क्या है इन N2O3? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना है एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है? फटाफट बोलो। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है 36.85 एंड ऑक्सीजन का कितना है? रिमेनिंग ऑक्सीजन ही होगा ज्यादा, 63.15। यानी कि आउट ऑफ 100 ग्राम N2O3 क्या मास
ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 63.15 एंड मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा 36.85 ग्राम। यस और नो? तो अब इन मासेस का डायरेक्ट रेशियो ले लो ना, इन मासेस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का डायरेक्ट रेशियो ले लो। देयरफॉर रेशियो ऑफ masses of nitrogen and oxygen when they combine with each other to form N2O3 is equal to 63.15 upon 36.85। कर लो रेशियो, जरा कैलकुलेशन कर लो। वैसे तो लॉग से करना पड़ते हैं, लेकिन मेरे पास कैलकुलेटर की सुविधा है, मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पेपर नहीं देने हैं, आपको देने हैं, आप नहीं यूज कर सकते। तो आप लोग कुछ अपना जुगाड़ लगा। कितना आता है ये रेशियो भी आएगा 1.713:1। तो उस टाइम का रेशियो एंड इस टाइम का रेशियो सेम है क्या डिफरेंट? जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर हाइड्रोजन के साथ NH3 एंड वाटर बना रहे थे, तब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो व्हाइल कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास का रेशियो व्हाइल कंबाइनिंग विद ईच अदर, वो रेशियो सेम है क्या डिफरेंट? वो रेशियो एंड ये रेशियो सेम है क्या डिफरेंट? अरे ये रेशियो एंड वो रेशियो सेम है क्या डिफरेंट? सर सेम है सर। सेम है, रेशियो सेम आया, तो इसका मतलब कौन सा लॉ वैलिड हुआ? रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का। देयरफॉर रेशियो ऑफ masses of oxygen and nitrogen combining with same mass of hydrogen to form H2 and NH3 is same as the ratio of masses of oxygen and nitrogen when they combine with each other to form N2O3. Therefore, this data is in accordance with कौन सा लॉ? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। समझ में आया रे? समझ में आया? एवरीवन हैज गॉट दिस कि दोनों रेशियो वाटर एंड NH3 बनते वक्त हाइड्रोजन के सेम मास के साथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के जो मासेस कंबाइन हो रहे थे, उन मासेस का रेशियो एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन खुद में जब कंबाइन होंगे N2O3 बनाएंगे, तब उनके मासेस का रेशियो, दोनों केस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो सेम ही आ रहा है, मतलब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। हैव यू गाइस गॉट दिस? समझा ये सबको गाइस? यस सर। समझ में आया सबको? लॉ समझ में आया? यस और नो? आई एम आस्किंग एवरीवन। स्वस्तिक समझ में आया? यस सर। यस सर। अमर, सानिका, संस्कृति, शामवी, शिवतेज, श्रेयस उपाध्याय, श्रेयस पादिर, सबको समझा? सानिका समझा? वैभवी समझा? आर्य, आदित्य समझा? दिशा, गौरव, हर्ष, करण, तनय? यस सर। यस सर। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडेज सेशन। ये स्क्रीनशॉट कर लो, ये सब स्क्रीनशॉट कर लो। कल इन्हीं लॉस पे बेस सम ऑफ द न्यूमेरिकल या सम ऑफ द MCQs हम लोग डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट डे को आप पेपर दे दो। ठीक है? ठीक है, चलो कर लो स्क्रीनशॉट एंड जो नोटिस दिए ना आपको फीस की, वो एज अर्ली एज पॉसिबल कर लो रे। ठीक है, चलो फटाफट कर लो स्क्रीनशॉट। हो गया? हो गया? यस सर। So I think this is enough for today. Bye everyone. और जो 3-4 एब्सेंट है ना, उनको बोल दो। ठीक है? थैंक यू सर। बाय सर। चलो बाय एवरीवन, बाय।
स्वराज नहीं है शायद आज, स्वराज था क्या? हाँ सर। ओके, स्वराज भी है, फिर कौन नहीं है पता नहीं चल रहा है। ठीक है चलो, बाय गाइस, बाय।